हेलो एवरीवन, मैं हूं आदर्श। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके इस इन्फोटेनिंग चैनल द डॉक्स डेस्क पे। जैसा कि आप सबको पता है कि हम एक सेल बायोलॉजी की सीरीज लेके चल रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक पढ़ लिया है सेल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है गोल्जी बॉडी, जिसको हम और नामों से जानते हैं जैसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी एपरेटस और फिर गोल्जी बॉडी। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि गोल्जी बॉडी होती क्या है। गोल्जी बॉडी एक ऑर्गेनेली होती है जो हमारी यूकैरियोट सेल्स में पाई जाती है। कुछ ऐसे यूकैरियोट्स होते हैं जिनके अंदर नहीं पाई जाती, कुछ ऐसे यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं जिनके अंदर नहीं पाई जाती। जैसे हमारी बॉडी में जो आरबीसी होता है उसमें गोल्जी बॉडी नहीं पाई जाती। ब्रायोफाइट्स के स्पर्म सेल्स होते हैं उसमें गोल्जी बॉडी नहीं पाई जाती। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म या पैरासाइट्स हैं जिसके अंदर गोल्जी बॉडी का कंप्लीट स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता, यानी गोल्जी बॉडी है या नहीं है ये कह ही नहीं सकते। जैसे एक जियार्डिया होता है, पैरासाइट होता है, अगर हम उसको अब किसी कंटामिनेटेड वाटर, फूड या किसी के थ्रू इनटेक कर लेते हैं, हमारी बॉडी में चला जाता है, तो वो कॉज करता है एक डिजीज़ कॉज करता है जिसको हम बोलते हैं डायरिया। जियार्डिया जो होता है वो एक डिजीज़ कॉज करता है, डायरिया। अब जब हम जियार्डिया को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो उसमें हमको गोल्जी बॉडी का एक कंप्लीट स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा, तो हम ये कंप्लीटली कह ही नहीं सकते कि उसमें गोल्जी बॉडी है या नहीं है। लेकिन ज़्यादातर माना ये जाता है कि होता है, बट उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं होता। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई। गोल्जी बॉडी क्या है? गोल्जी बॉडी एक फ्लैटेंड सैक्स की सीरीज़ होती है, यानी पतली पतली झिल्लियों की सीरीज़ होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी। जिसको हम बोलते हैं सिस्टर्नी, यानी जो ऐसे ऐसे पतले पतले थैले जैसे स्ट्रक्चर, थैलियाँ होती हैं, इसकी एक सीरीज़ बनी हुई होती है, उसी को हम बोलते हैं सिस्टर्नी। ठीक है, तो ये तो हो गया गोल्जी बॉडी क्या है। अब गोल्जी बॉडी के दो फेस होते हैं। क्या होते हैं? गोल्जी बॉडी के दो फेस होते हैं। कौन सा? एक होता है सिस फेस, एक होता है ट्रांस फेस। सिस फेस किसको बोलते हैं? जो गोल्जी बॉडी का जो फेस, गोल्जी बॉडी का जो फेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर न्यूक्लियस के साइड में होगा उसको क्या बोलेंगे? सिस फेस। यानी इस फेस को क्या बोलेंगे? सिस फेस। ठीक, इसको हम बोलेंगे सिस फेस। और जो फेस हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होगा या फिर सेल मेम्ब्रेन की तरफ होगा, जैसे कि हमारा मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये ब्लैक वाली लाइन जो दिख रही है ये सेल मेम्ब्रेन है। तो अब जो फेस हमारे गोल्जी बॉडी का, ये वाला फेस सेल मेम्ब्रेन की तरफ है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे ट्रांस फेस। क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे ट्रांस फेस, या इनको एक और नाम से जाना जाता है, जैसे इसको बोल देते हैं मैच्योरिंग फेस। इसको मैच्योरिंग फेस भी बोलते हैं, बट जनरली इसको देखा जाता है क्या? सिस फेस और ट्रांस फेस। क्वेश्चंस भी आते हैं तो यही आते हैं, सिस फेस क्या होता है, ट्रांस फेस क्या होता है। तो जो फेस हमारे गोल्जी बॉडी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन के साइड में होगा उसको हम ट्रांस फेस बोलेंगे, और जो फेस हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर न्यूक्लियस के साइड में होगा उसको हम सिस फेस बोलेंगे। इतना समझ में आया? बात कर लेते हैं इसकी डिस्कवरी की। तो इसकी डिस्कवरी किए थे कैमिलो गोल्जी। कैमिलो, स्पेलिंग देख लीजिएगा, कैमिलो गोल्जी। ठीक, कैमिलो गोल्जी ने इसकी डिस्कवरी की थी। अगर कोई पूछता है हु डिस्कवर्ड गोल्जी बॉडी, तो आप डायरेक्टली उनको बोल सकते हैं कैमिलो गोल्जी ने किया था। जब वो नर्व सेल की खोज कर रहे थे, यानी नर्व सेल के बारे में कुछ स्टडी कर रहे थे, उस टाइम इन्होंने गोल्जी बॉडी के बारे में बताया था, यानी उस समय इन्होंने डिस्कवर किया था कि गोल्जी बॉडी क्या है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम बात करते हैं, हमने ये पढ़ लिया कि सिस फेस क्या होता है, ट्रांस फेस क्या होता है। जो फेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या न्यूक्लियस के साइड में होगा उसको सिस फेस बोलेंगे, और जो फेस हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड में होगा उसको हम ट्रांस फेस बोलेंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा अपने प्रीवियस लेक्चर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, क्योंकि उससे कोरिलेट करता है ये लेक्चर। अगर आप पिछला लेक्चर मेरा नहीं देखे हैं या फिर आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में नहीं आता है, तो प्लीज़ आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख लीजिए या किसी और के प्रीवियस लेक्चर्स देख लीजिए जिसमें उन्होंने बताया हो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, उसके फंक्शन क्या होते हैं, तब जाके आपको इसका गोल्जी बॉडी का प्रॉपर फंक्शन समझ में आएगा। तो आप मेरे चैनल पे जा करके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 लेक्चर्स पड़े हुए हैं, उसको आप देख सकते हैं कहीं, या फिर ना मेरे ही चैनल से नहीं, आप कहीं और से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले थोड़ा सा प्रीवियस रिकॉल करते हैं। क्या होता है? ये होता है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है? डीएनए। क्या प्रेजेंट है? डीएनए। अब डीएनए में क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन होकर आरएनए बनेगा। फिर वो आरएनए जब बाहर आएगा तो वो क्या करेगा? वो जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स लगे हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स पे जो राइबोसोम्स लगे हैं, उससे जाकर के अटैच हो जाएगा।
उससे जा करके अटैच, मान लीजिए ये हमारे राइबोसोम्स लगे हैं, ये हमारा यहाँ से डीएनए ट्रांसक्राइब हुआ, उसके बाद यहाँ से निकला आरएनए, आरएनए यहाँ पे निकला, ये मान लीजिए आरएनए है, आरएनए निकला यहाँ पे आया, अटैच हुआ राइबोसोम से। अब जब राइबोसोम से अटैच होगा तो यहाँ पे इस राइबोसोम्स और आरएनए को ट्रांसलेट कर देगा, राइबोसोम आरएनए को ट्रांसलेट कर देगा, ट्रांसलेट करके प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। वो प्रोटीन हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में आएगी। ये सब हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से रिकॉल कर रहे हैं। ल्यूमेन में आएगी, ल्यूमेन में आने के बाद इसमें कुछ इंजाइमेटिक स्टेप्स होंगे जो एंजाइम से जाकर के इंटरेक्ट करेंगे। ये हमारी प्रोटीन जो होगी, ये एंजाइम्स, ये जो एंजाइम्स लगे हुए हैं इनसे जाके इंटरेक्ट करेगी, इनसे जाके इंटरेक्ट करेगी तो वो मॉडिफाई हो जाएगी। मॉडिफाई होने के बाद उसमें प्रोटीन फोल्डिंग होगा, प्रोटीन फोल्डिंग होने के बाद कंप्लीट जो प्रोसेस था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो ये एक वेसिकल के फॉर्म में, एक किसके फॉर्म में, एक वेसिकल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ये ऐसे आया, यहाँ पे मॉडिफिकेशंस हुई, ये प्रोटीन यहाँ पे पैक हो गया, फोल्ड हो गया, उसके बाद ये वेसिकल्स यहाँ पे आए, यहाँ पे, ठीक, ये वेसिकल्स आए। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जितने प्रोसेस होने थे सारे प्रोसेस हो गए, यानी मॉडिफिकेशंस हो गई, प्रोटीन फोल्डिंग हो गई, उसके बाद उसकी पैकेजिंग हो गई, सारे सब कुछ कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये बाहर आया, ठीक है, बाहर आया वेसिकल के फॉर्म में। अब इस वेसिकल को इस वेसिकल को इस गोल्जी बॉडी में जाना है, जो हमने बताया था। तो ये किसके थ्रू से जाता था, कैसे जाता था, इसके ऊपर जो वेसिकल्स होती हैं उसके ऊपर कुछ प्रोटीन्स लगी होती थी। कौन सी प्रोटीन लगी होती थी, कमेंट में बताइए कौन सी प्रोटीन लगी होती थी, जल्दी जल्दी कमेंट करिए, मैं बताता हूँ। इस पे कॉप2 प्रोटीन लगी होती थी। कौन सी, कॉप2 प्रोटीन। हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने पूरे फंक्शन को कंप्लीट कर लेता है तो उसके बाद वो एक पैकेज फॉर्म में वेसिकल के फॉर्म में पैक करके प्रोटीन को बाहर छोड़ता है। उस प्रोटीन को जाना होता है कहाँ पे, गोल्जी बॉडी में, ठीक है, उस प्रोटीन को जाना होता है गोल्जी बॉडी में। तो उस प्रोटीन को गोल्जी बॉडी तक कौन पहुंचाता है, यानी मान लीजिए यहाँ से निकल गया, अब इस वेसिकल को कैसे पता है कि इसको गोल्जी बॉडी में ही जाना है, ये कहीं और भी तो जा सकती थी। तो इसको बताने के लिए यहाँ पे प्रोटीन्स लगे होते हैं। कौन सी प्रोटीन लगी होती है, कॉप2 प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन, कॉप2 प्रोटीन, ठीक। अब कॉप2 प्रोटीन बताती है तो ये वेसिकल आते हैं यहाँ पे, इसके साथ फ्यूज़ कर जाते हैं, इसके साथ गोल्जी बॉडी में आकर के फ्यूज़ कर जाते हैं, ठीक, फ्यूज़ कर जाते हैं। अब इसमें भी बहुत सारे प्रोसेस होंगे, अब इसमें भी बहुत सारी मॉडिफिकेशंस होंगी, प्रोसेस होंगे, यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस होते रहेंगे। फिर ये भी पैक वैक करके प्रोसेस करके इसको क्या करेगा, इसको कुछ प्रोटीन्स को मेम्ब्रेन में भेज देगा, कुछ प्रोटीन को एक्सोसाइटोसिस हो जाएगी, कुछ प्रोटीन्स लाइसोसोम्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। ये तो होता है, प्रीवियस लेक्चर में हमने इतना सिंपल बता दिया था। अब जैसे कॉप2 प्रोटीन होती है वैसे ही एक प्रोटीन और होती है कॉप1 प्रोटीन। अभी हम इसी के थ्रू इसको कंप्लीट करते चलते हैं, नहीं तो ये लास्ट में छूट जाता है। तो हम कौन सी प्रोटीन, कॉप2 प्रोटीन जैसे है। कॉप2 प्रोटीन क्या की, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल निकला, उस वेसिकल को गोल्जी बॉडी के सिस फेज की तरफ पहुंचाने का काम की कौन, कॉप2 प्रोटीन। क्या की कॉप2 प्रोटीन, एक बार रिकॉल करिए, कॉप2 प्रोटीन क्या की, मेरे साथ बोलिए। कॉप2 प्रोटीन क्या की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पूरा कंप्लीट प्रोसेस हुआ, उसने क्या किया, उसने क्या किया, वेसिकल्स के फॉर्म में पैक करके उस प्रोटीन को बाहर भेजा। उस प्रोटीन को जो वेसिकल के फॉर्म में था उसको रास्ता दिखाने का कौन काम किया, कॉप2 ने काम किया। कॉप2 प्रोटीन की वजह से वो गोल्जी बॉडी तक पहुंच गई, ठीक। अब क्या होता है, कभी कभी किसी कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे जो प्रोटीन पहुंची गोल्जी बॉडी में, यहाँ पे जो कभी कभी क्या होता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है उसमें, तो गोल्जी बॉडी क्या करती है, उसको यहाँ पे बर्ड ऑफ कर देती है, उसको यहाँ पे बर्ड ऑफ कर देती है, यहाँ पे निकाल देती है, यहाँ पे बर्ड ऑफ कर देती है। मान लीजिए यहाँ पे ऐसे बर्ड ऑफ कर दी, जैसे यहाँ पे प्रोसेस यहाँ तक हुआ, प्रोसेस में उसको कुछ कमी लगा कि पीछे वाले प्रोसेस में कुछ कमी रह गई है, या प्रॉपर फोल्डिंग नहीं हुई है, या फिर प्रॉपर मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, तो उसको लगेगा कि मतलब कोई प्रॉब्लम है, तो उसको बर्ड ऑफ करेगी, यानी बाहर निकालेगी। तो ऐसे बर्ड आएगा तो पहले इसमें से इसमें आएगा, फिर इस राइट में से, मतलब ऐसा सीरीज वाइज आएगा। फिर उसके बाद ये यहाँ से निकल करके फिर आएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब जो यहाँ से निकलने के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक आई, ये रास्ता कौन बताया, ये यहाँ से निकला, मान लीजिए ये यहाँ पे गया था, मान लीजिए ये प्रोटीन यहाँ पे गई, गोल्जी बॉडी में गई। अब गोल्जी बॉडी को लगा कि इसमें कोई कमी है,
थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो क्या करेगी, इसको बट ऑफ कर देगी, बाहर निकाल देगी। अब जब बाहर निकालेगी तो इसको फिर से कहाँ जाना है, इसको फिर से जाना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाना है तो उसको कोई बताएगा ना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाना है, वो कौन बताएगा, वो बताएगा कॉप1 प्रोटीन। कौन सा, कॉप1 प्रोटीन, ठीक, कॉप1 प्रोटीन। अब दो प्रोटीन का नाम याद रखिए, कॉप2 प्रोटीन एंड कॉप1 प्रोटीन। कॉप2 प्रोटीन क्या की, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी की तरफ भेजी, यानी रास्ता बताई डायरेक्ट की कि आपको गोल्जी बॉडी की तरफ जाना है। और कॉप1 प्रोटीन ने क्या किया कि गोल्जी बॉडी से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ आना है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आएगा, फिर से इसमें जो मॉडिफिकेशंस रह गई थी वो सारी मॉडिफिकेशंस होंगी, एंड अगेन द प्रोसेस विल बी सेम। ओके, गॉट इट। सो इतनी चीज समझ में आई आपको कि जो गोल्जी बॉडी का जो फेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या न्यूक्लियस के साइड में होगा उसको हम सिस फेस बोलेंगे, और जो फेस हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड या या फिर सेल मेम्ब्रेन के साइड में होगा उसको हम ट्रांसफेस बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमने बात किया कॉप2 प्रोटीन और कॉप1 प्रोटीन के बारे में। जब हम पूरा प्रोसेस हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो वो प्रोटीन वेसिकल के फॉर्म में पैक होकर के बाहर आएगी, फिर वो बाहर आकर के कहाँ पे जाएगी, गोल्जी बॉडी में। लेकिन गोल्जी बॉडी तक भेजने का काम कौन करेगा, वो रास्ता कौन दिखाएगा, वो रास्ता दिखाएगा कॉप2 प्रोटीन। लेकिन मान लीजिए इस प्रोटीन में कोई प्रॉब्लम आ गई है, मान लीजिए इस प्रोटीन में कोई प्रॉब्लम आ गई, गोल्जी बॉडी में आई, यहाँ पे कोई दिक्कत है, तो इसने क्या किया, गोल्जी बॉडी ने कहा नहीं आप फिर से पीछे जाओ, वहाँ से और अच्छे से बन के थोड़ा और पढ़ लिख के आओ, तब हम आपको अच्छे से और पढ़ाएंगे। ठीक है, मान लीजिए आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन ये होगी, मान लीजिए आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं। अब क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तो आप एक झटके में क्लास 12th में पढ़ने चले जाइए। आप क्लास 10th में रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं, एक दिन आप क्लास 12th में चले जाइए, तो वहाँ पे टीचर क्या करेंगे, क्वेश्चंस पुटअप करेंगे, देखेंगे आपको कि आप कौन हैं, आप नए रहेंगे उनके लिए, तो वो कहेंगे नहीं बेटा आप पहले क्लास 10th पढ़ो, क्लास 11th पढ़ो, फिर क्लास 12th में आओ। तो ऐसे ही यहाँ पे होता है, मान लीजिए कोई प्रोटीन कूद के पहुँच गई यहाँ पे, तो ये कहता है नहीं आप पहले पीछे जाओ, थोड़ा सा और इम्प्रूव करो, उसके बाद यहाँ पे आओ। समझ में आया? तो ये पीछे ले जाने का काम कौन करता है, कॉप1 प्रोटीन। और समझ में आया कॉप1 प्रोटीन और कॉप2 प्रोटीन? आई होप समझ में आया, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिएगा, हम इस पर एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम इसके फंक्शन के बारे में। इसमें कौन कौन से फंक्शन होते हैं, इन गोल्जी बॉडी का कौन कौन सा फंक्शन होता है। फंक्शन नंबर 1 ट्रिम एन ग्लाइकोसिलेशन, ठीक, कौन सा, फंक्शन नंबर 1 ट्रिम एन ग्लाइकोसिलेशन। उसके बाद क्या, फंक्शन नंबर 2 ओ लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन, ओ लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन, क्या, ओ लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन। पहला प्रोसेस क्या था, पहला फंक्शन क्या है, ट्रिम एन लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन, सॉरी यहाँ पे लिंक्ड रहेगा, एन लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन। दूसरा क्या होगा, ओ लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन। और तीसरा फंक्शन क्या होगा, फॉस्फोरिलेशन। ठीक, अब एन लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन का नाम सुन के आपको कुछ याद आ रहा होगा, अगर मेरा प्रीवियस लेक्चर आप देखे होंगे, जिसमें हमने बताया था कि ये एन लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन प्रोसेस किस में होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। उसमें क्या होता था, उसमें प्रोटीन आती थी, आरएनए जाता था, ये यहाँ पे ट्रांसलेट होकर प्रोटीन आती थी, प्रोटीन ऐसे रहती थी यहाँ पे, मान लीजिए ये प्रोटीन है, अब यहाँ पे एंजाइम्स के साथ ये रिएक्ट करके, एंजाइम्स के साथ इंटरेक्ट करके क्या बना देती थी, क्या लग जाता था, इस प्रोटीन पे क्या लग जाता था, एक ऑलिगोसेकेराइड लग जाता था। ऑलिगोसेकेराइड लग जाता था, किसके हेल्प से लग जाता था, एक एस्परजीन नाम का क्या होता है, अमाइनो एसिड होता है प्रोटीन पे, यहाँ पे इसमें लगा होता है, जो इंटरेक्ट करता है, एस्परजीन नाम का एक अमाइनो एसिड होता है। उस अमाइनो एसिड में एक ग्रुप होता है अमीन ग्रुप, क्या, अमीन ग्रुप। वो अमीन ग्रुप क्या करता है, वो इंटरकनेक्ट करता है ऑलिगोसेकेराइड को और इस प्रोटीन को, यानी मान लीजिए यहाँ पे प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन आई, यहाँ पे इंटरेक्ट हुई, यहाँ पे इंटरेक्ट क्या होके क्या होगा, यहाँ पे इंटरेक्ट होके क्या होगा, मान लीजिए ये सिंपल प्रोटीन है, ये ठीक, ये ट्रांसलेट होकर सिंपल प्रोटीन है, ये आई और इन एंजाइम्स के साथ इंटरेक्ट की, एंजाइम के साथ इंटरेक्ट करके ये क्या बनाए, ये इसके ऊपर एक ये क्या लग जाएगा, ये ऑलिगोसेकेराइड लग जाएगा। अब ये ऑलिगोसेकेराइड और इस प्रोटीन के बीच में जो कनेक्ट करने का काम करेगा वो कौन करेगा जानते हैं, एस्परजीन नाम का एक अमीनो एसिड होता है, उसमें एक ग्रुप होता है, क्या, अमीन ग्रुप। वो अमीन ग्रुप जोड़ने का काम करता है। तो अमीन ग्रुप का जो एन होता है, उस एन को लेकर के हम बनाते हैं एन लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन। समझ में आया? ठीक,
अब दूसरा प्रोसेस क्या है, ओ लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन और फॉस्फोरिलेशन। ये एन लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और ट्रिम एन लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन होता है गोल्जी एपरेटस में। ओ लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन होता है गोल्जी एपरेटस में, और फॉस्फोरिलेशन होता है गोल्जी एपरेटस में। ठीक, इतना समझ में आया। अब इस फंक्शन को आइए थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ते हैं। पहले इसको हम इरेज कर लेते हैं। अगर आपको वीडियोस समझ में आ रही हैं, मेरे लेक्चर समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बोर्ड गंदा हो गया है, कोई बात नहीं, इसको फिर से साफ़ कर लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा? साफ़ कर लिया जाएगा। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करिए। क्या करिए? रिकमेंड करिए। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम गोल्जी बॉडी के फंक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कौन कौन सा फंक्शन? ट्रिम एन लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन, ओ लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन और क्या? फॉस्फोरिलेशन। तो क्या होता है, पहले शुरू से समझते हैं क्या होता है। यहाँ पे डीएनए होगा, हमारे न्यूक्लियस में डीएनए होगा जो रिप्लिकेट करेगा। रिप्लिकेट करके हमारा आरएनए बाहर आएगा। आरएनए बाहर आएगा, ये आरएनए जाके क्या करेगा? राइबोसोम से जाकर के अटैच हो जाएगा। इस राइबोसोम से जाके अटैच हो जाएगा इन राइबोसोम से। फिर ये राइबोसोम क्या करेगा? उसको ट्रांसलेट कर देगा। ट्रांसलेट करके क्या करेगा? ट्रांसलेट करके उसको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में भेज देगा। अब ल्यूमेन में क्या होगा? ल्यूमेन में जाने के बाद इसमें ये एंजाइम से, ये जो एंजाइम्स लगे हुए हैं, ये रेड कलर में जो दिख रहे हैं, मान लीजिए एंजाइम है। अब ये जो एंजाइम्स है, इस एंजाइम से जाकर के ये इंटरेक्ट करेंगे, इसमें ओ लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन होगा। उसके बाद ये प्रोटीन फोल्डिंग होगी, प्रोसेसिंग सारी हो जाएंगी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये वेसिकल के फॉर्म में बाहर आ जाएगा, बाहर जाया जाएगा। ठीक है, ये है सिस फेस, ये है ट्रांस फेस। ठीक, याद रखिएगा। अब यहाँ पे बाहर आ जाएगा तो इस पर कुछ प्रोटीन्स लगी होंगी जिसका नाम होगा कॉप2 प्रोटीन। ये कॉप2 प्रोटीन आपको रास्ता दिखाने का काम करेगी कि आपको गोल्जी बॉडी की तरफ जाना है। ठीक है, इतना समझ में आया। अभी क्या होगा? अब आया, ये यहाँ पे फ्यूज़ हुआ। फ्यूज़ होने के बाद ये यहाँ पे आएगा, इन एंजाइम से रिएक्ट करेगा, इन एंजाइम से इंटरेक्ट करेगा। उसके बाद इसमें क्या होगा? इसमें कुछ प्रोसेसेस होंगी। कौन कौन से प्रोसेसेस होंगे? अभी मैं कितनी बार बताया हूँ? 2-3 बार तो बता चुका हूँ। एक बार मेरे साथ रिपीट करो। कौन कौन से प्रोसेसेस होंगे? पहला होगा ट्रिम एन लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन। ठीक, ट्रिम ओ लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन। ठीक है, मान लीजिए ये आपकी कोई, हाँ, क्या होगा? यहाँ पे ग्लाइकोसिलेशन होके मान लीजिए ये कोई प्रोटीन आई, कार्बोक्सी ग्रुप, ये हो गया NH2, ये हो गया OH। ठीक है, हाँ, मान लीजिए क्या होगा? एन लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन होगा। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इसमें क्या लगा था? एन लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन में क्या होगा? ये जो अमीन ग्रुप है, अमीन ग्रुप में आकर के अमीन ग्रुप से एक ऑलिगोसेक्राइड लग जाएगा। अब ये प्रीवियस था, ये हमारे यहाँ से मॉडिफाई होके आया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इसमें आया। अब यहाँ पे इंटरेक्ट करके क्या बनाएगा? यहाँ पे इंटरेक्ट करके बनाएगा ये, मान लीजिए ये हमारा प्रोटीन है, ये OH और ये NH2। अब जो यहाँ पे ये ऑलिगोसेक्राइड का एक लगा था, ये ऑलिगोसेक्राइड क्या हो जाएगा? ट्रिम हो जाएगा, यानी ये जो इतना बड़ा लगा था ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, जब ये छोटा हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? ये एक्टिव प्रोटीन बन जाएगा। यानी मतलब ये बन चुका है अपने मिशन पे जाने के लिए। यहाँ से अब ये बाहर जाएगा, वहाँ पे जिसका जो काम होगा वो करेगा। अब ये हो सकता है मेम्ब्रेन में चला जाए, हो सकता है ये एक्सोसाइटोसिस के बाहर चला जाए, या फिर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आया? अब ये एक्टिव प्रोटीन में कन्वर्ट हो गया। क्या? ट्रिम एन लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन। ट्रिम एन लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन में क्या हुआ? यहाँ पे वो एन लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन हुआ था, फिर उसके बाद वो गोल्जी बॉडी में आया, गोल्जी बॉडी में उससे एंजाइम से इंटरेक्ट किया। वहाँ पे क्या हुआ? ट्रिम एन लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन प्रोसेस हुआ, जिसमें क्या हुआ? ये जो ऑलिगोसेक्राइड का रेसिड्यू लगा था ये ट्रिम हो गया, यानी ये छोटा हो गया। उसके बाद ये एक्टिव हो गया। एक फंक्शन समझ में आया। बात करते हैं दूसरे फंक्शन के बारे में, जिसको हम बोले थे
ओ लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन वो किस में होता है? सिर्फ गोल्जी बॉडी में होता है। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। आपको किसी एग्जाम में या कभी किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में या यूनिवर्सिटी के एग्जाम में ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकते हैं 1 नंबर या 2 नंबर के मार्क्स में। उसमें ये पूछेंगे कि जो आपका ओ लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन होता है वो कहाँ होता है, तो आपको सिंपली बोल देना है कहाँ होता है। वो होता है गोल्जी बॉडी में, गोल्जी बॉडी में होता है। ठीक है, इसका आंसर है गोल्जी बॉडी में ओ लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन होता है। दूसरा प्रोसेस क्या था? ओ लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन। इसको इरेज कर दें, इरेज कर दें, इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा कहाँ होगा? सॉरी, दूसरा क्या होगा? ओ लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन, वो भी समझते हैं। दूसरा होगा ओ लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन, ओ लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन, ओ लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन। क्या ओ लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन? अब क्या हुआ? एन लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन हो चुका था। कैसे हुआ था? फिर से बनाते हैं। ये हुआ, ठीक है, ये हमारी प्रोटीन है, यहाँ पे क्या हुआ? ये ट्रिम एन लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन हो चुका है, यानी ये ओलिगोसैकेराइड ट्रिम हो चुका है। ठीक है, वो एक्टिव। उसके बाद इसमें कौन से प्रोसेस हुआ? तो ओ लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन किससे होता है? इसमें भी शुगर का एक रेसिड्यू आके ऐड होता है, लेकिन वो किस अब की बार किस में होगा? वो हाइड्रोक्सी ग्रुप से होगा। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप किस में होता है? हमारे प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स होती हैं, अमाइनो एसिड्स से मिलकर प्रोटीन बना हुआ होता है। तो 2 अमाइनो एसिड्स होती हैं, सेरीन और थ्रायोनीन। क्या? सेरीन और थ्रायोनीन। यहाँ पे सेरीन और थ्रायोनीन लगे हुए हैं, सेरीन और थ्रायोनीन, थ्रायोनीन। ठीक है, यहाँ पे सेरीन और थ्रायोनीन लगे हैं, उसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ होता है। अब उस हाइड्रोक्सी ग्रुप से आकर के क्या जुड़ता है? उस हाइड्रोक्सी ग्रुप से आकर के शुगर का रेसिड्यू आके जुड़ जाता है। इसी को हम ओ लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ओ लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन बोल देते हैं। इसी को हम ओ लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन, क्यों ओ लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन बोले? क्योंकि ये हाइड्रोक्सी ग्रुप का O है, इसीलिए इसको हम ओ लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन बोलते हैं। यहाँ पे अमीन ग्रुप का N था, इसीलिए हम इसको एन लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन बोलते थे। ठीक है, इतना समझ में आया? अब एक और होता है, एक प्रोसेस और होता है जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोरिलेशन। क्या बोलते हैं? फॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन क्या बोलते हैं? फॉस्फोरिलेशन। इसको इरेज कर दीजिए, इरेज कर दीजिए। क्या मैं इसको इरेज कर सकता हूँ? यस, यू कैन इरेज इट। यहाँ पे क्या होता है? फॉस्फोरिलेशन, फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, राइटिंग पे ध्यान मत देना, मैं जो बोल रहा हूँ समझो, नोट कर लो। ठीक है, राइटिंग में धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा हूँ। आई एम इम्प्रूविंग माई सेल्फ कंटिन्यूसली, सो यू शुड ऑल्सो इम्प्रूव योर सेल्फ। ओके, मोटिवेशन बहुत ज़्यादा नहीं देते हैं। चलिए टॉपिक पे आते हैं। क्या होता है? तीसरा फंक्शन क्या है? फॉस्फोरिलेशन। अब यहाँ पे हमने क्या बोला था? यहाँ पे हमने बोला था कि शुगर के रेसिड्यू आके जुड़ जाते हैं। ट्रिम होने के बाद भी एन लिंक ग्लाइकोसिलेशन जो हुआ था, ट्रिम एन लिंक ग्लाइकोसिलेशन होने के बाद भी यहाँ पे शुगर रेसिड्यू लगा है ना, ट्रिम होता है, खत्म नहीं होता है, ट्रिम होता है। और यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ भी यहाँ पे आके जुड़ गया। अब फॉस्फोरिलेशन में क्या होता है? फॉस्फोरिलेशन जो होता है वो वहाँ पे फॉस्फेट का ग्रुप आकर के इन शुगर पे जुड़ जाता है। लेकिन कौन से शुगर पे जुड़ता है? कौन से शुगर? ये ऑलिगोसैकेराइड है। इस ऑलिगोसैकेराइड में क्या कौन सा शुगर होगा? मैनोज। कौन सा? मैनोज। मान लीजिए यहाँ पे मैनोज शुगर है, मैनोज। यहाँ पर भी मैनोज, मैनोज, मैनोज शुगर। मैनोज शुगर एक मोनोसैकेराइड होता है। जब हम कार्बोहाइड्रेट कभी इन फ्यूचर इस अपने चैनल पे ले आएंगे तो उसमें हम बताएंगे कि मैनोज क्या होता है, फ्रक्टोज क्या होता है, सुक्रोज क्या होता है, सब कुछ पढ़ेंगे। मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। क्या है ये? मैनोज। फॉस्फोरिलेशन किस पे होता है? जहाँ पे मैनोज शुगर होता है। ये हमारे एन लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन जो हुआ था, ट्रिम एन लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन होने के बाद भी यहाँ पे शुगर रेसिड्यू बचा था, और ओ लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन होने पे भी यहाँ पे शुगर रेसिड्यू जुड़ा है, ऑलिगोसैकेराइड जुड़ा है। ऑलिगोसैकेराइड में बहुत सारे क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड्स होते हैं। और उस मोनोसैकेराइड में कौन सा मोनोसैकेराइड? मैनोज जो मोनोसैकेराइड होता है उससे आकर के क्या एक फॉस्फेट ग्रुप लग जाता है। इसी को हम बोल देते हैं फॉस्फोरिलेशन। अब क्या है? जिसमें ये प्रोसेस फॉस्फोरिलेशन होगा
जिस प्रोटीन में ये प्रोसेस यानी फॉस्फोरिलेशन होगा वो प्रोटीन क्या बनेगी, वो प्रोटीन हमारी बनेगी लाइसोसोम। लाइसोसोम बहुत इंटरेस्टिंग ऑर्गेनली है ये, जो कि हम अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे, छोटे से लेक्चर में बहुत जल्दी खत्म कर देंगे एकदम। जैसे ये सबको इन्गल्फ कर लेता है वैसे हम भी इसको इन्गल्फ कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, जिस प्रोटीन में फॉस्फोरिलेशन होगा वो क्या बन जाएगा, लाइसोसोम्स। और जिसमें ओ लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन होगा, ट्रिम एन लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन होगा, वो क्या बनेगी, वो या तो सेल मेम्ब्रेन का पार्ट बन जाएंगी या फिर वो सेक्रेटरी प्रोटीन हो जाएंगे, एक्सोसाइटोसिस होकर के सेल मेम्ब्रेन के बाहर चली जाएंगी, उनका अदर फंक्शन होगा वहाँ पे करेंगी। ठीक है, तो हमने समझ लिया ट्रिम एन लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन, दूसरा समझा ओ लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन, तीसरा समझा फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, ये सारे प्रोसेस कहाँ होते हैं, ये सारे प्रोसेस हमारे गोल्जी बॉडी में होते हैं। ठीक है, जिसमें हमने एक क्वेश्चन भी बताया था कि जिसमें इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे पुटअप किए जा सकते हैं कि ओ लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन कहाँ होता है, गोल्जी बॉडी में होता है। ओ लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन कहाँ होता है, गोल्जी बॉडी में होता है। कौन सी अमाइनो एसिड में होता है, सेरीन में, सेरीन जो होती है अमाइनो एसिड उसमें होता है। फॉस्फोरिलेशन कहाँ होता है, वो भी गोल्जी बॉडी में होता है। कौन से शुगर से फॉस्फोरिलेशन होता है, मैनोज शुगर से होता है। ये सारे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आप माइंड में रखिए, इन फ्यूचर कभी किसी एग्जाम में आ सकते हैं तो आप इजीली उस पर टिक कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आया। हाँ, अब हम फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं। इसको हम ये जो सारे प्रोसेस थे उसको कोरिलेट करते हैं। तो क्या हुआ, जिसमें फॉस्फोरिलेशन होगा वो क्या बनाएगा, वो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे सारे मॉडिफिकेशंस हो गए। ठीक है, सारे मॉडिफिकेशंस हो गए। इसको मैं इरेज कर दूँ थोड़ा सा, ये मेरे लेक्चर को इंटरप्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, इंटरप्ट कर रहा है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, तब मैं समझाता हूँ। ठीक है, तब मैं समझाता हूँ। क्या हुआ, यहाँ पे मॉडिफिकेशंस हुई, सारे प्रोसेस हुए। तो मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब क्या होगा, अब यहाँ से मॉडिफिकेशंस होने के बाद प्रोटीन्स निकलेंगी। कुछ प्रोटीन्स जो होंगी वो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आकर के अटैच हो जाएंगी, यहाँ पे मेम्ब्रेन प्रोटीन बन जाएगा। अब मेम्ब्रेन प्रोटीन में क्या क्या था, जब हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहे थे उसमें हमने पढ़ा था मेम्ब्रेन प्रोटीन में क्या क्या होता है, कैरियर बन जाएगा, रिसेप्टर बन जाएगा, या फिर चैनल बन जाएगा, कुछ भी बन सकता है ना, कुछ भी बन सकता है। तो उसका काम है वो जाने क्या बनना है, उसको सेल को क्या रिक्वायर है क्या बनाने का, तो वो बनाएगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा एक्सक्रीटरी प्रोटीन बन जाएगी, यानी इससे बाहर सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाएगी, जिसको हम बोल देंगे एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, एक्सोसाइटोसिस। हाँ, और एक चीज़ क्या था, और कुछ प्रोटीन्स आ जाएंगी जो किसका रूप ले लेंगी, लाइसोसोम्स का रूप ले लेंगी। किसका रूप, लाइसोसोम्स का रूप ले लेंगी। वो कौन सी प्रोटीन होगी जो लाइसोसोम बनेगी, वो प्रोटीन होगी आपकी जिस प्रोटीन में फॉस्फोरिलेशन प्रोसेस होगा, यानी जिस प्रोटीन के मैनोज शुगर में जाकर के फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाएगा, उसको हम बोल देंगे क्या, उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोल देंगे, यानी वो क्या बनेगा, क्या बनेगा, वो बनेगा लाइसोसोम। लाइसोसोम, यस गाइस, क्या बन जाएगा, लाइसोसोम। अब हम लाइसोसोम के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके जितने दोस्त हैं, पढ़ते हो ना पढ़ते हो, सबको भेज दो। हो सकता है मुझे देख के पढ़ने लगे। सॉरी, ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, हाँ, क्या था, अब एक प्रोसेस और क्या होता है, एक प्रोसेस और होता है, एक प्रोसेस और होता है। वो क्या होता है, वो क्या होता है, वो होता है प्रोटीन रिसाइकल। प्रोटीन रिसाइकल, मान लीजिए कोई प्रोटीन आई यहाँ पे, मान लीजिए मतलब ये प्रोटीन आई, ये अपने पूरे फंक्शन को कंप्लीट कर ली। ठीक है, कंप्लीट कर ली, तो ये क्या होगा, ये प्रोटीन आएंगी फिर से ऐसे से आएंगी, ऐसे से आएंगी, यहाँ पे फ्यूज़ होंगी, यानी यहाँ पे इन्वेजिनेट होंगी, कुछ ऐसे ऐसे इन्वेजिनेट होगी यहाँ पे प्रोटीन, इन्वेजिनेट होकर के ये यहाँ पर पे आ जाएंगी, यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगी। अब यहाँ पे आने के बाद इसमें क्या होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, एंडोसाइट्स। एंडोसाइट्स क्या बोल देंगे, एंडोसाइट्स। इन्वेजिनेट होके यहाँ पे आएंगे, इसमें वो होगा, क्या होगा, एंडोसाइटोसिस होगा। अब ये क्या करेंगी, ये आ करके यहाँ पे
फिर से हमारे गोल्जी बॉडी के अंदर जाएंगी, वहाँ पे उसमें मॉडिफिकेशंस होगा, प्रोटीन मॉडिफिकेशंस होंगी, फिर वहाँ से ये बाहर चली जाएंगी फिर से अपना पूरा फंक्शन करने। ठीक है, तो क्या हुआ, पहला फंक्शन क्या था हमारे गोल्जी बॉडी का, प्रोटीन मॉडिफिकेशन। दूसरा फंक्शन क्या था, रिसाइकिल। तीसरा फंक्शन जो हमने नहीं बताया आपको लेकिन पढ़ा दिया, वो होता है डेस्टिनेशन, कि प्रोटीन को कहाँ जाना है ये भी तो डिसाइड करती हैं, ये भी तो डिसाइड करती हैं। तो जैसे हमने बताया कि कुछ प्रोटीन जाके सेल मेम्ब्रेन बन जाती हैं, मतलब सेल मेम्ब्रेन में जाके लग जाती हैं, जैसे उनको चैनल प्रोटीन बन जाना हो, कैरियर प्रोटीन बन जाता हो, रिसेप्टर बन जाना हो, ऐसा बनने के लिए चैनल में चली जाती हैं। कुछ एक्सोसाइटोसिस होकर बाहर जाके वहाँ पे एक्सक्रीटरी प्रोटीन बन जाती हैं और कुछ लाइसोसोम्स बन जाती हैं, यानी प्रोटीन के डेस्टिनेशन को भी बताता है हमारी गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी के प्रॉपर कितने फंक्शन हुए, 3 फंक्शन हुए। कौन कौन से, प्रोटीन मॉडिफिकेशन, दूसरा क्या हुआ रिसाइकल, तीसरा क्या हुआ डेस्टिनेशन, determines the destination of the proteins. Yes, Golgi body determines the destination of the proteins. You got it, guys? Yes. I hope you guys are understanding my concept. ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया। और क्या था, और कुछ बताना था, कुछ बताना था, कुछ बोल रहा हूँ, शायद बोल रहा हूँ, हाँ नहीं बोल रहा हूँ, कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरे लेक्चर्स आपको समझ में आ रहे हैं, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने जो तमाम दोस्त हैं उन सबको शेयर कर दीजिए, बोलिए पढ़ लो बच्चों, आगे चल के काम आएगा। सेल जो होता है वो बहुत ही बेसिक चैप्टर होता है। अगर आप बायोलॉजी सब्जेक्ट से आगे पढ़ रहे हैं, साइंस स्ट्रीम से आगे पढ़ रहे हैं, तो आपको सेल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम अगले वाले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, लाइसोसोम्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, हो सकता है हम कुछ सेल साइटोस्केलेटन के बारे में बात करें या थोड़ा बहुत एक लेक्चर उसके बाद ना, यानी 3 लेक्चर और बनेंगे हमारे सेल के बारे में। उसके बाद हम सीधा फिजियोलॉजी पे, यानी जिस पे हम पहुंच जाएंगे। हो सकता है हम इसके बाद पढ़ें हिमेटोलॉजी, जिसमें हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए आज का लेक्चर एंड करते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया हो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर ऑल फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।